जय हिंद। यूपी बोर्ड के प्यारे सभी छात्र छात्राओं को यहाँ पर जो साइंस में 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने 25 से 30 प्रश्नों की श्रृंखला इसमें हमने लिया है, जिसको आप ध्यान से देखेंगे। और बायोलॉजी का पहले से हमने वीडियो बना रखा है, जिसको 5 नंबर वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को हमने इसमें लिया है। पहला प्रश्न है कि ओम का नियम किससे संबंधित है। तो ओम का नियम किससे संबंधित है, आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर। बहुत बार ओम का नियम पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो पहला है धारा दाब, दूसरा है कि दाब प्रतिरोध, या तीसरा है धारा या प्रतिरोध से या शक्ति ऊर्जा से। किससे ओम का नियम संबंधित है, तो आपको उत्तर करना है इसमें। तो यहाँ पर देखेंगे तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, धारा और प्रतिरोध। धारा यानी आई और प्रतिरोध आर के बीच का संबंध होता है ओम का नियम। इसका परिभाषा हम देखते हैं, तो परिभाषा में क्या है, तो परिभाषा में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि परिभाषा क्या है कि ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, चालक का मतलब जिसमें करंट बहता है, जो उसका अगर तापमान स्थिर रहे तो उसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा आई है उसके सिरों के बीच विभवांतर भी सीधे समानुपाती होता है। इसका मुख्य सूत्र क्या होता है, V बराबर I इंटू आर होता है। तो V क्या है, वोल्टेज है, I यानी धारा है, और R जो है प्रतिरोध है। तो ये ओम का नियम हो गया। इसके आगे देखते हैं, इसका संबंध की बात करते हैं। तो संबंध में कहता है कि यह दर्शाता है कि वोल्टेज बढ़ने पर धारा बढ़ती है और प्रतिरोध बढ़ने पर धारा कम होती है। सूत्र है V बराबर I इंटू आर। तो V माने वोल्टेज, आपने देखा होगा कि वोल्टेज कम रहता है तो पंखा इसे धीरे धीरे झूमता हुआ चलता है, अगर जैसे वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है तो पंखा पूरा तेज हो जाता है। तो वोल्टेज के ऊपर वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी, उसमें बहुत ज़्यादा धारा बहेगी। अगर प्रतिरोध को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम हो जाएगी। और इसका सूत्र आपको याद रखना है कि ओम का नियम का सूत्र क्या है, तो V बराबर I इंटू आर, जहाँ पर V वोल्टेज है, I धारा है और R क्या है, प्रतिरोध है। आगे देखते हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ओम का नियम क्या है। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। मोस्ट रिपीटेड ये क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन आपके पास है जूल, वाट या वोल्ट या एम्पियर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको अगर पता है तो कमेंट करेंगे ज़रूर, जूल, वाट, वोल्ट या एम्पियर। तो सही ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर सही ऑप्शन देखेंगे तो सही ऑप्शन यहाँ पर जाएगा बी नंबर, वाट होता है। यानी विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। यहाँ पर इसका ज़रा सूत्र भी देखते हैं। विद्युत शक्ति का जो सूत्र होता है यहाँ पर P बराबर V इंटू आई होता है, यानी वोल्ट गुणे एम्पियर होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक आपको ध्यान में रखना है, मात्रक बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दर्पण में प्रतिबिंब दूरी किसके बराबर होती है। यानी जो समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब की दूरी किसके बराबर होती है। आपके पास ऑप्शन है वस्तु की दूरी के बराबर, कि फोकस दूरी के बराबर, कि वक्रता त्रिज्या के बराबर, कि शून्य के बराबर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा जो वस्तु है उसी के दूरी के बराबर, की फोकस दूरी की, वक्रता त्रिज्या शून्य। तो जो पहला ऑप्शन है ये वस्तु की दूरी के ही बराबर होता है। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर ये बीच में क्या है, बीच में यहाँ पर एक मिरर है, यानी कि दर्पण है ये वाला। और यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आप खड़े, यानी कि आदमी कोई है, व्यक्ति खड़ा है, तो इसका प्रतिबिंब भी जो दर्पण से इसकी दूरी है, मान लेते हैं कि दर्पण से इसकी दूरी अगर 5 मीटर की है तो इसका प्रतिबिंब भी इधर 5 मीटर का ही बनेगा। तो ये दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी जो होती है वस्तु के ही दूरी के बराबर होती है, यानी कि जितना उस दर्पण से वस्तु कोई भी दूर रहेगा उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या अनंत। तो सही ऑप्शन क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ऋणात्मक होगा, धनात्मक, शून्य या अनंत। तो यहाँ पर सही ऑप्शन बी नंबर जाएगा, धनात्मक होता है। जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है। धनात्मक क्यों होती है, यहाँ पर आइए इमेज में देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये उत्तल लेंस है, कैसा है, उत्तल लेंस। और इस उत्तल लेंस पर जैसे ये किरणें आ रही हैं तो यहाँ पर इसकी फोकस दूरी इधर सामने आकर के आगे बन रही है। अगर यही अवतल लेंस होता है तो अवतल लेंस में
यहाँ पर इधर से जैसे कटती है, यहाँ से किरणें अनंत से आ रही हैं, तो काटने के बाद ऐसे फोकस से गुजरती हैं, तो जो दर्पण होता है उसके आगे वाला हिस्सा ये ऋणात्मक होता है, इसके दाहिने वाला हिस्सा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो अवतल लेंस में आगे की तरफ ऐसा होता है तो ऋणात्मक हो जाएगा। अगर उत्तल लेंस की बात की जाए तो उत्तल लेंस में इधर इसके सामने यानी दाहिने की तरफ बनता है, आभास होता है क्योंकि इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो जिसको हम कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, तो यहाँ पर धनात्मक हो जाएगा। और अवतल लेंस की बात करें फोकस दूरी तो ऋणात्मक हो जाती है। तो आपको इस बात को याद रखना है। आगे देखते हैं बल गुणे दूरी क्या कहलाता है। तो बल गुणे दूरी क्या कहलाता है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, शक्ति पहला, दूसरा है कि संवेग, या तीसरा कार्य, या चौथा डी यानी ऊर्जा। तो बल गुणे दूरी क्या होता है, तो बल गुणे दूरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जाएगा राइट आंसर। सी कार्य होता है यानी कि डब्लू। यहाँ पर सूत्र आप देखेंगे, ये आदमी जो है यहाँ पर अगर कोई कार्य कर रहा है तो यहाँ पर इस वस्तु पर कोई फोर्स, ये आदमी फोर्स लगा रहा है, ये जो वस्तु है इसका कुछ मास है, द्रव्यमान है, तो यहाँ पर जब फोर्स और दूरी, जब इस वस्तु को ढकेल रहा है तो कुछ दूरी तय करेगी, और इस पर बल भी काम कर रहा है, तो इन दोनों का गुणनफल जो होता है वही कार्य होता है, उसी को हम बोलते हैं कि डब्लू यानी कार्य है। तो बल गुणे दूरी क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। यानी कि यह आदमी अगर इस वस्तु को ढकेल रहा है तो इस वस्तु कुछ दूरी तय करेगी, तो इसके बीच जो कार्य हुआ, जो गुणनफल का मान हुआ वो कार्य होता है यानी डब्लू होता है। आगे देखते हैं छठा नंबर कि न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है। कई बार पूछा गया ये भी, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है, जड़त्व से, त्वरण से, क्रिया प्रतिक्रिया से, या बल से। तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है, सही ऑप्शन इसमें भी सी नंबर जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसको हम इंग्लिश में एक्शन रिएक्शन लॉ बोलते हैं। कैसे होता है, यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं, जैसे कि यह आदमी ये जो पत्थर है इसको क्या कर रहा है, ढकेल रहा है इधर से, तो धकेलने पर ये जितना इधर से बल लगा रहा है, इधर से जितना ये बल लगा रहा है, उधर से इस पत्थर द्वारा भी इसके ऊपर उतना ही बल लगाया जा रहा है। यानी कि ये जो एक्शन यानी क्रिया कर रहा है तो उसके ऊपर से प्रतिक्रिया इतना ही मिल रही है। तो यहाँ पर दोनों का क्या है, आपस में जितना बल इधर से हम लगाते हैं उतना बल उधर से भी क्या हो रहा है, लग रहा है। तो यह रहा एक्शन रिएक्शन का नियम। यहाँ पर अगर आगे हम देखते हैं तो आगे क्या होता है, यहाँ पर देखिए, जैसे कि यह ऊपर से बैठा हुआ व्यक्ति है, तो जिस चीज़ पे बैठा है जितना बल ऊपर से वो लगा रहा है एक्शन फोर्स, तो नीचे से उतना ही रिएक्शन हो रहा है। मतलब कि जो क्रिया कर रहा है वो नीचे से प्रतिक्रिया उतनी ही हो रही है, तभी ये टिक पाया है। अगर क्रिया जितनी हो रही है वो प्रतिक्रिया न मिले तो उस वस्तु पर वो वाला बल जो ऊपर से लग रहा है वो हावी हो जाएगा, यानी कि उसको गिरा देगा, धकेल देगा या दब जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे हम चलते हैं तो नीचे जैसे पैर रखते हैं तो उतना ही नीचे से हमको बल मिलता है, तो हमारा एक्शन रिएक्शन होता है, जिससे आसानी से पैर टिका रहता है। अगर जैसे बालू में चलते हैं तो बालू में चलने पर ऊपर से हम जो बल लगाते हैं और उतना बल नीचे से नहीं लगता है, तो इसीलिए हमारा जो पैर है नीचे धंस जाता है। तो ये रहा न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, ये तो बहुत बार, ये लगभग हर बार ही पूछ लिया जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। पहला ऑप्शन है कि 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, दूसरा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या तीसरा है 3 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड, या डी है 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड। तो सही ऑप्शन सभी को पता होगा इसका, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सही ऑप्शन बी जो है सही जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश का चाल होता है निर्वात में। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत धारा मापी जाती है। तो विद्युत धारा किस चीज़ से मापी जाती है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर, दूसरा ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, या तीसरा ऑप्शन है एमीटर, या चौथा है ओम मीटर। तो सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, विद्युत धारा किस चीज़ से मापी जाती है। तो विद्युत धारा जो है हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी अमीटर। अमीटर से मापी जाती है विद्युत धारा। यहाँ पर आप इसका इमेज भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अमीटर होता है, इससे हम क्या नापते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। अगर बाकी तीनों ऑप्शन की बात की जाए कि वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ओम मीटर से क्या मापा जाता है, तो आगे हम देखते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वोल्ट मीटर होता है इससे हम वोल्टेज मापते हैं, कितना वोल्टेज है। गैल्वेनोमीटर से हम सूक्ष्म विद्युत धारा का, बहुत ही कम मात्रा में माइक्रो मिली एम्पियर में जो धारा जा रही है उसका हम पता लगा सकते हैं। ओम मीटर से क्या मापते हैं, तो विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है कि कितना प्रतिरोध है। आगे चलते हैं।
विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो विद्युत धारा का मात्रक यहाँ पर पहला ऑप्शन एम्पियर, कूलाम, वोल्ट या ओम। ओम तो क्या होता है, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, जिसको हम ऐसे ए से डिनोट करते हैं। और जो कूलाम होता है, ये कूलाम क्या है, जिसको हम क्यू से दिखाते हैं, ये आवेश का मात्रक है। और यहाँ पर वोल्ट आप देख रहे हैं, ये वोल्ट क्या है, तो वोल्ट जो है विभव का मात्रक होता है, भी से इसे दिखाते हैं। और ओम क्या होता है, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन आपके पास पहला है यहाँ पर कैलोरी, जूल या वाट या केल्विन। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक आपके यहाँ क्या हो जाएगा, जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न क्या है, ध्वनि तरंग क्या है। ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ है, अनुदैर्घ्य है कि विद्युत है कि प्रकाश है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्घ्य है कि विद्युत है कि प्रकाश है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंगें हैं जो कंपन से उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर देखते हैं कि दाब क्या होता है। दाब का जो सूत्र होता है यानी प्रेशर, ये क्या होता है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन आपके पास क्या है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बल गुणे क्षेत्रफल होता है दाब बराबर, कि बल बटा क्षेत्रफल होता है, कि क्षेत्रफल और बटा बल होता है, कि बल और प्लस क्षेत्रफल होता है। तो दाब का ये जो आपका फार्मूला है ये क्या होता है, आप यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। तो सही ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, दाब यानी प्रेशर, पी बराबर क्या होता है, तो बल गुणे क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर आप देखते हैं पी जो है, पी बराबर होता है एफ इंटू ए, पी बराबर एफ इंटू ए, जहाँ पर ए फोर्स है, ए एरिया माने क्षेत्रफल है। तो बल गुणे क्षेत्रफल बराबर प्रेशर यानी कि दाब होता है। और इसका एसआई मात्रक जो होता है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। आपको याद रखना है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला नंबर देखते हैं कि उत्तल दर्पण देता है। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब देता है, वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब आता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कि उल्टा प्रतिबिंब की बड़ा प्रतिबिंब। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, काल्पनिक यानी कि आभासी प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में क्या होता है, आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं काल्पनिक होगा यानी आभासी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये जो वस्तु है और ये हमारा दर्पण है, तो इसका जो प्रतिबिंब है यहाँ पर आभासी बन रहा है। माने ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये वस्तु है, प्रतीत होती है, वस्तु का प्रतिबिंब ऐसा लगता है यहाँ पर प्रतीत होता हुआ, तो आभासी हो गया। और इसमें आभासी सीधा बनता है। और यही अवतल दर्पण होता है। तो अवतल में क्या होता है, अवतल में वास्तविक एवं उल्टा बनता है। जो भी वस्तु रहेगी उसका प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा बनता है, और इसमें सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है, इसकी पहले भी चर्चा हो चुकी है। यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा ओम। वाट, जूल और वोल्ट नहीं होता है, यहाँ पर ओम हो जाता है। विद्युत प्रतिरोध यानी कि जिसको हम आर से दिखाते हैं, ओम, ओम इसका मात्रक होता है विद्युत प्रतिरोध का। अगला प्रश्न यहाँ पर केमिस्ट्री से अब, कि जो HCl होता है इसका जलीय विलयन कैसा होता है। जो HCl है, HCl क्या है, तो HCl एक अम्ल है, तो इसका विलयन भी अम्लीय होगा। HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अम्लीय होगा। उदासीन नहीं होगा, क्षारीय भी नहीं होगा, लवणीय भी नहीं होगा, कैसा होगा, अम्लीय, क्योंकि HCl एक अम्ल है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। पहला ऑप्शन है आपके पास NaCl, कि Na2CO3, कि NaOH, कि NaHCO3। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। इसको हम धोने वाला सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पर धोने वाला सोडा। तो ये धोने वाला सोडा है, यह धोने वाला सोडा हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये जो Na2CO3 है, ये कौन सा सोडा हो गया? धोने वाला सोडा। तो धोने वाला सोडा हो गया। यहाँ पर अगर हम देखते हैं NaHCO3 को, तो इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने वाला सोडा हो गया। NaOH है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और NaCl क्या है? यह तो नमक है, आप सभी जानते हैं। तो इन चारों में से एक नंबर क्वेश्चन कोई भी सूत्र जरूर पूछा जाएगा, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। Na2CO3 ये धोने वाला सोडा है, NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaHCO3 क्या है? खाने वाला सोडा हो गया, NaCl क्या है? तो नमक है। अभी आगे एक और क्वेश्चन आएगा, पीएच मान से संबंधित देखते हैं कि पीएच का मान 7 से कम हो तो पदार्थ कैसा होता है। तो पीएच से एक सवाल जरूर आता है। तो पीएच का मान अगर 7 से कम होता है, 7 से कम होता है तो पदार्थ अम्लीय होगा, क्योंकि 7 से अधिक क्षारीय होता है। अगर पूरा 7 ही रहे तो उदासीन हो जाता है। तो यहाँ पर 7 से कम पीएच मान की अम्ल होगा, 7 से जैसे बढ़ेगा क्षार हो जाएगा। अगर न 7 से अधिक है न कम है, बिल्कुल 7 है तो उदासीन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जंग लगना किसका उदाहरण है? जो जंग होता है वो जंग लगना किस चीज़ का उदाहरण है? यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि क्या अपचयन का उदाहरण है, कि आक्सीकरण का है, कि उदासीनीकरण का है, कि अपघटन का है। तो यहाँ पर जंग लगना जो है, जंग किस चीज़ का, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं तो मूर्छा लगना या जंग लग जाना बोलते हैं, तो ये क्या होता है? उसका अपचयन होता है, आक्सीकरण होता है, कि क्या होता है? सही ऑप्शन यहाँ पे कमेंट में कमेंट करेंगे। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो यह कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि ये कौन सा अभिक्रिया इसमें होता है? तो आक्सीकरण। क्या होता है? अपचयन भी इसमें शामिल होता है, लेकिन मूलतः जो देखा जाए तो इसमें आक्सीकरण होता है। जो ऑक्सीजन का क्या, लोहे का ऑक्सीकरण हो गया यहाँ पर, तो उसमें जंग लग जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो यहाँ पर आप कमेंट में यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम या कैल्शियम। तो सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी? तो इसमें कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करें। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा लिथियम। लिथियम जो होता है इसका घनत्व तो पानी के घनत्व से भी कम होता है, इसीलिए यह पानी पर तैरता भी है। तो सबसे हल्की धातु क्या हो जाएगी? लिथियम, जिसका प्रतीक क्या होता है? Li से लिथियम। तो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कार्बन कितने नंबर पे आता है? तो कार्बन कितने नंबर पे आएगा? कमेंट में बताइए, कार्बन कितने नंबर पे आता है? कार्बन आता है 6 नंबर पे। और जब इसको हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना बचेगा? अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 4 हो गई। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या होता है इसका सूत्र? यहाँ पर कई बार ये पूछा गया है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VIMP में नोट करिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? यहाँ पर लिखा है कैल्शियम सल्फेट यानी इंटू हाफ H2O, और या Na2CO3 या NaOH या NaHCO3। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। और यहाँ पर Na2CO3 क्या है? तो धोने वाला सोडा है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला हो गया। ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जिसका साबुन में भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, ये जो प्लास्टर किया जाता है हड्डियों के टूटने पर, इसका उपयोग सजावट में, मूर्ति बनाने में किया जाता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। यानी कि ये जैसे ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है पानी के साथ, तो यह पूरा हार्ड हो जाता है, बहुत ही पथरीला हो जाता है। हाथ पैर टूटने पर, हड्डियां जब टूट जाती हैं, तो यहाँ पर आपने देखा होगा प्लास्टर होता है तो कितना कठोर होता है। यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे देखते हैं कि अम्ल, क्षार एवं लवण का कोई विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान कितना होगा? तो यहाँ पर अम्ल है, अम्ल, क्षार एवं लवण का कोई एक विलयन है, तो विलयन क्या कर रहा है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसका pH मान क्या होगा? तो इसका pH मान यहाँ पर क्या 1 होगा, कि 4 होगा, 5 होगा, कि 10 होगा? तो अम्ल क्या होता है? जैसे एक इसका शॉर्ट फॉर्म होता है अनिल, मतलब कि अम्ल जो होता है नीला को लाल कर देता है। यहाँ पे क्या पूछा है?
कि लिटमस को नीला कर दिया जाता है, यानी कि लाल को क्या कर दे रहा है, लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल क्या करता है कि नीला को लाल करता है। तो अगर यहाँ पर कह रहा है कि लाल को नीला कौन कर रहा है, तो लाल को नीला तो क्षार ही करेगा। और क्षार का पीएच कितना होना चाहिए, तो 7 से अधिक होना चाहिए। तो इसमें तीनों ऑप्शन तो 7 से कम ही है, तो ये तीनों तो अम्लीय हो जाएंगे। और 7 से अधिक 10 है क्षार, तो ये 10 नंबर है, तो ये कोई ना कोई क्षार होगा जिसका पीएच मान 10 है। तो यही ऑप्शन सही होगा, जो उसको क्या कर देगा, उस लिटमस पेपर को नीला कर देगा लाल से। यहाँ पर आप पीएच का स्केल देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये पीएच स्केल है, तो यहाँ पर दिया है 0 से लेकर के और यहाँ पर 7 तक, यानी कि 7 से कम, ये सब एसिडिक हैं। और यहाँ पर एल्काइन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो क्षारीय है वो 7 से अधिक, यानी 8 से लेकर यहाँ पर 14 तक, ये क्षारीय समूह का है एल्काइन। और यहाँ पर न्यूट्रल जो होता है यानी उदासीन, तो उदासीन एकदम जो 7 जिसका पीएच मान होता है उदासीन होता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। अगला सूत्र है एथेनॉल का सूत्र क्या है। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, ये पहला ऑप्शन है CH4 C2H5OH C2H6 या CH3OH। क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सही ऑप्शन एथेनॉल का क्या हो जाएगा, C2H5OH। यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े होते हैं सिंगल बॉन्ड में, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर आपको कोई भी जो स्ट्रक्चर यानी फिगर दिख जाए उसमें डबल बॉन्ड के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो असंतृप्त कार्बन का उदाहरण है। CH4 यहाँ पर मेथेन गैस हो जाएगा, यहाँ पर ये एथेन हो जाता है C2H6। CH3OH जो होता है ये मेथेनॉल, एक एल्कोहल है जो रंगहीन विषैला पदार्थ होता है। CH3OH ये मेथेनॉल का सूत्र हो गया है। C2H6 जो है एथेन का हो गया, और यहाँ पर C2H5OH जो है एथेनॉल का सूत्र हो गया। तो आपको इसको याद रखना है। और C3OH जो है ये मेथेनॉल हो गया, और CH4 क्या है, मेथेन है। तो कई बार मेथेन को भी पूछ लिया जाता है कि मेथेन का सूत्र क्या है, तो ये आपको याद रखना है CH4। यानी कि यहाँ पर जो C होता है और C के इधर से चारों ओर से क्या होता है, चारों ओर से ये जो हाइड्रोजन के बॉन्ड है लगे होते हैं, यहाँ पर इधर से लगे होते हैं हाइड्रोजन के बॉन्ड, एक इधर और एक इधर और यहाँ पर तो ये चारों तरफ C से जुड़े होते हैं। और यहाँ पर C2H5 है, तो C2H5 जो है ये C2H5 क्या है, एथेनॉल है। आगे देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं C2H6 की बात की जाए जो एथेन का है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त और संतृप्त से आता है, इसीलिए हमने इस स्लाइड को लगाया है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर देखो C2 यानी कि एक C और ये 2C हो गया यानी C2, और H6 है ये, यानी कि ये 3H और ये 3H हाइड्रोजन 6 हो गया, तो C2H। इसका स्ट्रक्चर इसी तरह से बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साथ ये 3 जो है हाइड्रोजन के अणु जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर इस C से ये सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, ये एथेन है। अब यहाँ पर अगला देखते हैं, तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 23 से 24 प्रश्न लिए, जिसमें आपकी पूरी अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो